अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, भारत की लोकसभा अविश्वास प्रस्ताव के बहस में इंगेज है। इस देश में सरकार के पास विश्वास है, कॉन्फिडेंस है सरकार पर। यह नहीं, इसको लेकर 3 दिन अब चर्चा होगी। आज हो गई है, कल होगी और परसों ये चर्चा कंक्लूड होगी। पूरा देश सुन रहा है और पूरा देश देख रहा है। ये पहला ऐसा मौका है जहां एनडीए और इंडिया आमने सामने है। दोनों में भीषण राजनीतिक टकराव हो रहा है और ये टकराव देखना ही बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि मैं पहले ही कह चुका हूं कि 2024 का चुनाव असाधारण है दोनों पार्टियों के लिए, दोनों अलायंसेस के लिए। इस अलायंस में सबको एक पक्ष चुनना है। इस महायुद्ध में न्यूट्रल कोई नहीं रह सकता, साइड में कोई नहीं खड़ा हो सकता है। एक पक्ष पे चुनना पड़ेगा हर राजनीतिक दल को, क्योंकि ये संग्राम बड़ा भीषण है और ये संग्राम बहुत चीज़ें तय करने वाला है कि इस देश की राजनीति में क्या होगा। आज हमारी चर्चा का मुख्य केंद्र बिंदु अविश्वास प्रस्ताव को लेकर सदन में चल रही चर्चा है। बहन भाइयों, सदन में इस वक्त आप देख रहे होंगे कि चर्चा चल रही है अविश्वास प्रस्ताव को लेकर। यह अविश्वास प्रस्ताव उस मायने में बड़ा अभूतपूर्व है जबकि पूरा देश, दुनिया जानती है और संसद भी जानती है कि सरकार के पास आवश्यकता से अधिक विश्वास है, मतलब वोट है। सरकार के पास अभूतपूर्व मैंडेट है, तो उसके बाद अपोजिशन संख्या बल न होते हुए भी नो कॉन्फिडेंस मोशन के जरिए क्या साबित करना चाहता है। दरअसल पूरी की चर्चा का मुख्य केंद्र बिंदु, पूरी की चर्चा का सिमटी हुई है मणिपुर के मुद्दे को लेकर। और ये मुद्दा साधारण नहीं है। इस मुद्दे को लेकर पूरे देश में हाहाकार है। पार्लियामेंट जाम पड़ी हुई है। बामुश्किल दिल्ली सेवा बिल अधिनियम पास हो पाया। इस पूरे मसले को लेकर अगर आप एक समग्र दृष्टिकोण डालें तो सत्ता पक्ष को अकाउंटेबल बनाने के लिए कि जिस मकसद के साथ ये नो कॉन्फिडेंस मोशन आया है, अब तक सत्ता के प्रतिपक्ष उन उद्देश्यों की पूर्ति करता दिख नहीं रहा। क्यों? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर तो अभी सदन में आए नहीं। वो कब आएंगे? लास्ट डे पे आएंगे कंक्लूडिंग रिमार्क्स देने के लिए। लेकिन मणिपुर के मुद्दे को लेकर ऐसा प्रतीत होता है कि इस बार का पूरा सत्र गया। और पिछले 3-4 सत्रों से मैं देख रहा हूं एक वर्टिकल डिवीजन है, एक टकराव का रास्ता है सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष के बीच। विशेष तौर पर इस बार अपोजिशन में बड़ी सॉलिडारिटी दिखी। वो किस दृष्टिकोण से? इनमें एकता आ गई है। एकता किस वजह से आई है? इंडिया अलायंस। ये अलायंस अभी बिना सेनापति के लड़ रहा था, तब तक सुप्रीम कोर्ट ने स्टे का ऑर्डर किया कन्विक्शन का और राहुल गांधी की एंट्री हो गई। लिहाजा इनके हौसले बढ़े हैं। आज जब गौरव गोगोई डिप्टी लीडर हैं कांग्रेस के लोकसभा के भीतर, उन्होंने ओपनिंग रिमार्क के साथ इस अविश्वास प्रस्ताव को पेश किया। उम्मीद ये की जा रही थी और माना ही जा रहा था कि राहुल गांधी आज स्पीच देंगे, पर ऐसा हुआ नहीं। अब माना जा रहा है कि 10 तारीख को प्राइम मिनिस्टर के पहले अपनी स्पीच को कंक्लूड करेंगे, तब पीएम बोलेंगे। लेकिन क्या अपोजिशन के लिए भी एक शक्ति प्रदर्शन का स्थल है? अपोजिशन पार्लियामेंट के इस सेशन को अपनी एकता, अपनी ताकत, अपनी क्षमता के तौर पर देखना चाहता है। और विपक्ष की क्षमता अभी पता चली जब उसके पास 102 वोट निकले राज्यसभा में। लेकिन बहनों भाइयों, बीजू जनता दल और जगन मोहन रेड्डी की पार्टी दोनों के 9-9 यानी 18 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा में हैं। इन्होंने सपोर्ट किया दिल्ली वाले मसले पे। बीजेपी के लिए रास्ता आसान हुआ। और सबसे सरप्राइजिंग था जयंत चौधरी का एब्सेंट रहना। जयंत चौधरी कौन है? इंडिया अलायंस के उत्तर प्रदेश के सेकेंड लार्जेस्ट स्टेक होल्डर। बैंगलोर की रैली में, रंगरौर के सम्मेलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले। खुद ये कह रहे थे कोई चवन्नी नहीं कि पलट जाऊं, लेकिन वोट डालने नहीं है। निजी कारण बता दिए। कारण कुछ भी हो सकता है निजी हो, या हो सकता है कि कुछ रणनीतिक राजनीतिक दबाव या दांव भी हो सकता है। लेकिन जयंत चौधरी के इस व्यवहार से उत्तर प्रदेश में इंडिया अलायंस पर एक साया मंडराने लगा है। इसीलिए मैं कहता हूं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति को आप हफ्ते में नहीं, प्रतिदिन आप जरूर करिए, क्योंकि यहाँ मिनट और घंटों में खेल होता है। रात में 10 बजे हो गया काम,
जयंत चौधरी की राह क्या होगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि वो अलायंस पार्टनर रहेंगे, अकेले रहेंगे, निगोशिएट करेंगे या उधर जाएंगे। लेकिन उन्होंने अपने इरादे जता दिए हैं। ऑल इज नॉट वेल। कहाँ? इंडिया अलायंस में। किस प्लेस पे? उत्तर प्रदेश में। अपोजिशन को ये सच्चाई हो सकता है ना हजम हो। उत्तर प्रदेश का अपोजिशन अभी अब समझ पाने की स्थिति में ना हो, लेकिन जो दूर से देख ले वही काम तो हम लोग करते हैं और वही बता रहे हैं आपको कि आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश में तस्वीरें बदलेंगी। अपोजिशन के खेमे में जो अभी दिख रहे हैं हो सकता है ना दिखे। मसलन मिसाल के तौर पर आप ओम प्रकाश राजभर को देख लें, और कल जयंत चौधरी का नदारद होना भी ये उत्तर प्रदेश में अपोजिशन के लिए एक खलबली का संकेत है। तो आप कुछ स्टेटमेंट सुन लें। आज की चर्चा बड़ी दिलचस्प है। ये जो घटनाएं मणिपुर में हो रही है, इसको ये हम ना समझे कि उत्तर पूर्वांचल के किसी कोने में हो रहा है, ये भारत में हो रहा है सर। अगर मणिपुर जल रहा है तो भारत जल रहा है। अगर मणिपुर में आग लगी है तो भारत में आग लगी है। अगर मणिपुर विभाजित हुआ है तो भारत विभाजित हुआ है। तो आज हम सिर्फ मणिपुर की बात नहीं कर रहे, हम भारत की बात कर रहे हैं। सोनिया जी, मुझे जो लगता है कि उनके पार्टी की उनकी दो मनस्थिति है। वो एक हिंदू सभ्यता संस्कृति में बिलीव कर रही है, इसीलिए अलौकिका पंडिता की तरह जो पूरा किताब में लिखा हुआ है कि क्या क्या करना चाहिए एक भारतीय नारी को, उसका पूरा का पूरा पिक्चर सोनिया जी देती है। उनको दो काम करना है, बेटे को सेट करना है और दामाद को भेंट करना है। यह सरकार अहंकार में डूबी हुई सरकार है, द्रप, मद और दम में डूबी हुई सरकार है सर। इट वॉज अ कंप्लीट वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, destruction of human rights, and using women as instrument for perpetrating violence is simply unacceptable in the constitutional democracy, sir. अविश्वास प्रस्ताव को लेकर सदन में चल रही चर्चा की डिबेट को आज हम आगे बढ़ाएंगे। मेरे साथ समीर सिंह उत्तर प्रदेश में